अर्नब, अब हमारा बच्चा हो जाएगा क्या? उसने मासूमियत से पूछा, जिससे कि वो चौंक गया और फिर जोर से हंस पड़ा। नहीं, उस स्टेप से हम काफ़ी दूर हैं, इसलिए अब आगे का इरादा छोड़ देते हैं। पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर बेबी प्लान करेंगे। उसके ऊपर से हटते हुए उसने उसे खींचते हुए उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। वो अर्नब के कंधे पर सर रखे उसके सीने के बालों में उंगलियां फंसाते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अर्नब, अगर बच्चा हो भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, हम पढ़ाई आगे की जारी रख सकते हैं। आप मेरा और बच्चे का ख्याल रखोगे तो सब आसान हो जाएगा। मुझे मुझे थोड़ा सा प्यार और चाहिए, वो मासूमियत से बोल रही थी, क्योंकि उसका दिल अब अर्नब से दूर जाने को राजी नहीं था। इतने से प्यार से उसका मन नहीं भरा था, बल्कि उसके अंदर की आग और भी भड़क उठी थी। उसकी मासूम सी बातें अर्नब को बहुत प्यारी लगीं। वो उसके लबों पर धीरे से झुक गया और अपनी मोहब्बत की गहराई उसके अंदर तक उंडेलने लगा। धीरे धीरे उसकी नाइटी का ऊपरी गाउन हटाने लगा और अर्नब के नरम गरम होठों का स्पर्श उसके जिस्म पर बारिश की तरह गिरने लगा। जानवी की उंगलियां उसके बालों में फंस गईं और जब बेकरार होते हुए अर्नब ने उसकी मुलायम धड़कनों पर अपने होंठ रखे तो एक मचलती हुई सिसकी जानवी के होंठों से निकली थी। बस अब और नहीं, इससे आगे बढ़ा तो सारी हदें पार कर दूंगा। जब वो जानवी के कमरे में दाखिल हुआ तो वॉशरूम से पानी गिरने और गुनगुनाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अर्नब ने एक गहरी सांस ली और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। आज पहली बार वो इस नकचड़ी और जिद्दी लड़की के कमरे में आया था। इससे पहले वो कभी नहीं आया था, मगर आज उसकी मजबूरी थी। उसने 2-3 बार जानवी से बात करने की कोशिश की थी, मगर वो हर बार ही उससे बचकर भाग जाती थी। तो वो मजबूरन आज उसके कमरे में ही चला आया था। उसे वहां पर खड़े हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब उसे वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। जानवी अपने ध्यान में कोई गाना गुनगुनाती हुई वॉशरूम से बाहर निकली थी। उसने तौलिए से अपने आप को लपेटे रखा था। एक तौलिया उसने बालों पर भी लपेटा हुआ था। उसकी टांगें और उसके कंधे बाजू साफ नजर आ रहे थे। पानी की बूंदें अभी तक उसके वजूद पर चमक रही थीं। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अर्नब वहां पर मौजूद होगा। दोनों की नजरें मिलीं और दोनों ही पलकें झपकाना भूल चुके थे। जानवी की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसने एक जोरदार चीख मारी और अब अर्नब को हालत की नाजुकता का एहसास हुआ था। उसने झट से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थीं, जबकि जानवी चीख मारते हुए वॉशरूम में दोबारा घुस गई थी। ये क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको इस तरह एक जवान लड़की के कमरे में बिना इजाज़त अंदर आते? वॉशरूम के अंदर से जानवी गुस्से के मारे जोर से चीखी थी। और तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं? वॉशरूम से इस तरह बिना कपड़ों के बाहर कौन निकलता है? अर्नब ने भी फौरन बाहर से जवाब दिया था। मेरा कमरा, मेरा वॉशरूम, मैं जैसे चाहूँ वैसे बाहर आ सकती हूँ। आप कौन होते हैं मुझे मैनर्स सिखाने वाले? अर्नब के जवाब पर जानवी के तन बदन में आग सी लग चुकी थी। लड़की, तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा कौन होता हूँ। शायद बड़ों के किए गए फैसलों को तुम भूल चुकी हो, और वही याद दिलाने के लिए मैं तुम्हें आज तुम्हारे कमरे में आया था। बड़ों के फैसले माई फुट, ये मेरी जिंदगी है और उसके फैसले लेने का अधिकार मुझे है, समझे आप? वो दोबारा से अंदर से चीखी थी। अभी के अभी मेरे कमरे से आउट हो जाओ, वरना मैं चीख चीख कर सब घर वालों को यहाँ पर इकट्ठा कर लूंगी। और इस बार अर्नब बुरी तरह घबराया था। अगर घर वाले इस वक्त जानवी के कमरे में उसे देख लेते तो एक तमाशा लग जाना था। ऊपर से वो जानवी को भी अच्छे से जानता था। वो एक की चार लगाकर कहती, और वैसे भी गलती तो अर्नब की ही थी। अर्नब को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसे इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल होना चाहिए था। वो कैसे भूल गया था कि ये किसी लड़की का कमरा है। उसने परेशानी से अपने माथे को मसला और फिर झुंझलाते हुए कहा, अच्छा फिक्र मत करो, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जबकि जानवी तो रुआंसू हो गई थी। आप चले जाएं यहाँ से प्लीज़। देखो, तुम जल्दी से चेंज करके बाहर निकल कर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आपका सामना नहीं कर सकती, मुझे अब आपसे बहुत शर्म आ रही है। इस बार जानवी ने रुआंसे अंदाज में कहा। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ पता नहीं क्या कर दिया है। देखो, बहुत ही ज़रूरी बात है, बात किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर निकलो, वरना जो हाल मैं तुम्हारा करूँगा तुम बाद में पछताओगी। वो शर्मिंदा होने की बजाय उस पर गुस्सा कर रहा था। जानवी को उसकी
यही आदत बुरी लगती थी। चेंज कैसे करूं? कपड़े तो मेरे बाहर रखे हैं। और अर्नब ने एक नज़र इधर उधर डाली थी। सोफे पर ही उसके कपड़े उसे रखे हुए दिखाई दिए। मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े देता हूँ, 5 मिनट में तुरंत इन्हें पहनकर बाहर निकलो। जरा सा दरवाज़ा खोलकर जानवी ने उसके हाथ से कपड़े लिए थे और तुरंत दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। और अर्नब एक गहरी सांस लेकर रह गया था। जब से वो लंदन से आया था, इस लड़की ने उसकी नाक में दम कर रखा था। सबसे पहली बात तो उसके दिल में ज़बरदस्ती अपनी जगह बनाकर बैठ चुकी थी। उसने इस लड़की को अपने दिल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन मजाल है जो ये जिद्दी लड़की उसके दिल से निकली हो, बल्कि वो और भी गहराई से उसके दिल में उतरती जा रही थी। और जब बिन मांगे उसे उसकी मुराद मिल रही थी, यानी घर के बड़ों ने उनका रिश्ता तय कर दिया था, तो अब ये बेवकूफ़ सी लड़की इस रिश्ते में अड़चन का काम कर रही थी, यानी शादी से साफ इनकार कर चुकी थी। और ये बात अर्नब को आग लगाने के लिए काफ़ी थी। थोड़ी ही देर के बाद वो बाहर निकली। अब की बार उसने दुपट्टे से अपने आप को पूरी तरह ढक रखा था, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से उसके गाल अब भी हल्के गुलाबी हो रहे थे। दांतों को होठों से कुचलती हुई वो सीधा अर्नब के दिल में उतरती जा रही थी। ब्लैक सूट के ऊपर रेड बड़ा सा दुपट्टा कंधों पर डाले वो इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी, जबकि अर्नब की नज़रों के सामने तो उसका वही बोल्ड हुलिया घूम रहा था। उसने बेसाख्ता अपने सिर को झटका, जैसे खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की हो। क्या बात करनी है आपने मुझसे? जानवी ने खुद को संभालते हुए अर्नब के आने का मकसद पूछा था। तुमने शादी से इनकार क्यों किया? अब वो उसकी आंखों में देखकर दो टूक अंदाज में बात कर रहा था। क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे आइडियल पार्टनर नहीं हैं। सड़ियल और बोर इंसान। तुमसे शादी करने से अच्छा मैं आग में न कूद जाऊं। उसने मुंह बनाते बनाते आखिरी बात अपने मन में सोची थी। और वैसे भी शादी करने के लिए उस इंसान में कुछ खास होना जरूरी होता है, जो मुझे आप में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसके अलावा भी और बहुत सी वजह हैं जो मैं दादू को बता चुकी हूँ। आप खुद ही जाकर उनसे पूछ लीजिए। उसने नजरें चुराते हुए कहा था। मुझे उनसे नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रिश्ते से इनकार करने की? वो गुस्सा जो कई दिनों से उसके अंदर दबा बैठा था अब बाहर आ चुका था। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर मैं आपको पसंद नहीं करती तो आप मुझे अपने से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली थी। अर्नब उसकी इस कदर बहादुरी पर मुस्कुरा दिया था। एक वक्त था जब वो उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी, और अब वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बहस कर रही थी। वैसे तुम्हारी इस बहादुरी पर मुझे तुम्हें इनाम दे देना चाहिए। जो कोई भी तुम्हें ये सब सिखा रहा है, मैं तो उसका फ़ैन हो गया हूँ। लेकिन एक बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। अगर मेरे अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। तुम चाहे मुझसे मोहब्बत करो या नफ़रत, चाहे खुशी से मुझसे शादी करो या गुस्से से, शादी अब तो सिर्फ मुझसे ही होगी। दुल्हन तो तुम सिर्फ और सिर्फ अर्नब मेहरा की ही बनोगी। ये कहकर उसने प्यार से उसके गालों को छुआ और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते वो एकदम से रुका था और फिर पीछे पलटा। आंखों में आंखों में ढेर सारी चाहत और मदहोशी समेटे जानवी को गहरी नज़रों से देखा था। तुम्हारे दाएं कंधे पर जो काले रंग का तिल है ना, वो बहुत खूबसूरत है। शादी के बाद खुलकर उसकी तारीफ करूँगा। फ़िलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि तुम पूरी की पूरी कयामत हो। किसी की भी सांसें छीन लेने की अच्छी भली काबिलियत रखती हो, और ये दिल तुम्हारी मोहब्बत में अब धड़क चुका है। ये कहकर उसने बाईं आंख मारी और वहाँ से चला गया, जबकि वो अपनी जगह पर एकदम शिथिल खड़ी की खड़ी रह गई थी। उसका मुंह हैरानी से खुला हुआ था। ये अर्नब था या फिर कोई और था? आज तक उसने अर्नब का ये रूप नहीं देखा था। वो तो हमेशा गुस्से में दिखाई देता था, हर वक्त अपने काम में घुसा रहने वाला, किसी से कोई फालतू बात भी नहीं करता था। लेकिन आज उसके मुंह से ये मोहब्बत भरी बातें सुनकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि उसके गाल शर्म की वजह से अब लाल हो चुके थे। एक नंबर का फालतू आदमी है। मैं अपनी ज़िंदगी इस फालतू इंसान के साथ बर्बाद नहीं करूँगी। मैं किसी खूबसूरत और रोमांटिक इंसान से शादी करूँगी। अगर इसके साथ रही तो ये मुझे भी अपने जैसा सड़ियल और बेकार बना देगा। प्रपोज करने भी आया तो इतने सड़ियल अंदाज में यूं रौब जमा रहा था जैसे मैं इसकी गुलाम हूँ। बदतमीज कहीं का। कम से कम बंदा एक गुलाब का फूल ही हाथ में ले आता। प्रपोज करने का अंदाज अच्छा होता तो शायद मैं कुछ सोच भी सकती थी। वो मुंह में बड़बड़ाती हुई बोली थी, लेकिन जैसे ही उसे कुछ देर पहले वाला सीन याद आया,
उसकी पलकें शर्म से लरज उठी थीं। बेशर्म, भगवान न करे अगर मैं उसे न देख पाती और अपना टॉवल खोल देती तो। आगे तो वो कुछ सोच ही नहीं पाई थी। दुपट्टा एक तरफ रखते हुए हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। तुम्हारे दाएं कंधे पर जो काले रंग का तिल है ना, वो बहुत खूबसूरत है। शादी के बाद खुलकर उसकी तारीफ करूंगा। कानों में हल्की सी सरगोशी हुई तो बेख्तियार उसने अपने कुर्ते को दाएं कंधे से थोड़ा सा नीचे किया था। काला तिल उसके कंधे पर वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। गालों पर शर्म की लाली उतरने लगी थी। अर्नब उसके चाचा के दोस्त का बेटा था। आज से 22 साल पहले, जब अर्नब सिर्फ 4 साल का था, सुनील मेहरा नन्हे से अर्नब को गोद में उठाए हवेली में दाखिल हुए थे। संजय, मेरी अमानत अपने पास संभाल कर रख लो। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि सविता इसे रखने के लिए राजी नहीं है। उस वक्त मासूम सा अर्नब, जिसकी आंखों में आंसू और डर समाया हुआ था, संजय जी को उस पर प्यार आ गया था और उन्होंने उसे अपनी गोद में समेट लिया। वो अपने दोस्त सुनील मेहरा के हालातों से अच्छी तरह परिचित थे। सुनील जी ने लंदन में ही एक शादी कर रखी थी और अर्नब एंजेलिना और सुनील का बेटा था। अर्नब सिर्फ 1 साल का था कि एंजेलिना को कोई और भा गया और उसने सुनील से तलाक ले लिया। अर्नब को भी उसने सुनील के ही हवाले कर दिया था। सुनील मेहरा हिंदुस्तान वापस आए तो उनकी माँ ने उनकी दूसरी शादी करवा दी। जब तक कि सुनील की माँ जिंदा रहीं वो अर्नब को संभालती रहीं, लेकिन अर्नब की दादी के जाते ही सुनील जी की पत्नी सविता ने अर्नब को अपनाने से साफ इनकार कर दिया और अब वो मजबूर होते हुए अपने इकलौते सहारे संजय जी के पास चले आए थे, अपनी अमानत संजय जी को सौंपने। संजय जी ने अर्नब को अपना बेटा बनाकर पालने का सुनील जी को आश्वासन दे दिया। सुनील जी खुश हो गए थे। उन्हें पूरा यकीन था संजय उन्हें कभी मायूस नहीं करेगा। और फिर धीरे धीरे वो अर्नब से गाफिल होते चले गए। अपनी पत्नी और अपने दूसरे बच्चे के साथ वो लंदन में जाकर शिफ्ट हो गए और तब से उन्होंने अर्नब की खैर खबर लेना भी बंद कर दी थी। अर्नब धीरे धीरे हवेली के बच्चों में घुलने मिलने लगा था। जानवी के पापा अपने तीनों भाइयों के साथ एक ही हवेली में रहते थे। वे लोग बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। बचपन से ही वो हद से ज़्यादा शरारती और मनमानी करने वाली थी। उसने हर किसी की नाक में दम कर रखा था। उसे घर के बड़े डांटते रहते, मगर वो सिर्फ और सिर्फ अर्नब से डरती थी, जो उसे अपनी मोटी मोटी आंखें दिखाकर चुप करवा देता था। वो बचपन से ही उस पर रौब जमाता आया था। अर्नब बचपन से ही बेहद शांत स्वभाव का मालिक था। अपने काम से काम रखता था, ना तो किसी से ज़्यादा बात करता और ना ही किसी के मामलों में दखल देता था। उसकी अपनी ही एक दुनिया होती थी जिसमें वो मगन रहता। जब उसके बाकी सब कजिन्स इकट्ठा होते तब भी वो उनकी महफिल में नहीं बैठता था। उसके मुंह से वो हमेशा ही सियासत की बातें सुनती थी, जिससे कि वो बोर हो जाती थी। उसके बाकी कजिन्स भी उसी जैसे थे। कोई भी अर्नब को पसंद नहीं करता था। हर किसी की यही कोशिश होती थी कि वो उससे दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे और जब अर्नब 12 साल का हुआ तो सुनील मेहरा को अपने बेटे की याद आई थी। उसके भविष्य की चिंता हुई थी और उन्होंने अर्नब को अपने पास बुला लिया और वहीं लंदन में उसका एडमिशन कराकर उसे एक हॉस्टल में डाल दिया। वहाँ पर अर्नब और भी ज़्यादा तन्हाई पसंद हो गया था और जब अर्नब की पढ़ाई कंप्लीट हुई तो उसने अपने बाप के साथ बिजनेस करने से साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान जाकर वहीं अपना बिजनेस और अपनी लाइफ सेट करना चाहता हूँ और वो वापस संजय जी की हवेली में आ गया था। सबसे पहली मुलाकात उसकी जानवी से ही हुई थी और वो मुलाकात इतनी जोरदार थी कि वो उस मुलाकात को पूरी जिंदगी भुला नहीं सकता था। रात के 11 बजे का वक्त था। यार, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, जानवी लॉन्ज के अंदर दाखिल होते हुए बोली। उसके बाकी कजिन्स वहीं पर बैठे टीवी देख रहे थे। कोई फुटबॉल मैच चल रहा था। सोनिया एक सोफे पर बैठी नेल पेंट लगा रही थी, जबकि राहुल मोबाइल में बुरी तरह बिजी था। उसकी आवाज़ पर सबने उसकी ओर नज़रें घुमाकर देखा था। जब तक तुम्हारे अर्नब जी घर पर हैं तब तक तो बोरियत को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भाई, क्या बात कर रहे हो, ऐसा मत बोलो। अब तो अर्नब भाई हमारी जानवी के सैया जी बनने वाले हैं। सोनिया ये कहकर ऊंची आवाज़ में हंसने लगी तो वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अगर दोबारा तुमने ये बात कही तो मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगी। मैंने उस खड़ूस से शादी नहीं करनी और मैंने इस बारे में दादी को भी बता दिया है। और तुम्हें लगता है कि दादी जी तुम्हारी बात सुनेंगी? अरे अर्नब साहब तो उनके सबसे फेवरेट होते हैं और अर्नब साहब ने खुद ही तो ये बात कही है कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं।
वैसे जिस नज़र से वो तुम्हें देखते थे, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि महोदय तुम पर फिदा हो चुके हैं। एक तुम ही थी जो मेरी बात पर यकीन नहीं करती थी। प्लीज़ यार, इस तरह की बातें मत करो। मेरे सर में वैसे ही बहुत तेज़ दर्द है। उसकी शक्ल एकदम रोने वाली हो गई थी। राहुल को उस पर तरस आ गया, इसलिए सोनिया को डांटते हुए बोला, बस कर जाओ, ये फालतू बातें मत करो। अच्छा चलो बैडमिंटन खेलते हैं। काफ़ी अरसा हो गया है, मैंने जानवी के साथ कोई बेट नहीं लगाई। इसको हराने में बहुत मज़ा आएगा। और यूं ही नौजवान कजिन्स का टोला घर के पिछले हिस्से की ओर चला गया, जहां पर बैडमिंटन लगाई गई थी। इसके साथ ही उसका छोटा कजिन स्पीकर भी ले आया था। तेरे चाचा की शादी है क्या? राहुल ने स्पीकर को देखते हुए कहा। उनकी शादी तो काफ़ी पहले हो गई थी और फिर उस शादी का तोहफा भी हमें मिल गया है। रजत ने जानवी की तरफ इशारा किया और खिलखिलाकर हंस दिया, जबकि वो गुस्से से पहलू बदल कर रह गई थी। आज सब लोग ही उसे तंग कर रहे थे और वो अच्छी तरह जानती भी थी कि इसकी वजह क्या है। थोड़ी ही देर में वहां पर टोनी कक्कड़ के गाने गूंजने लगे थे। सब लोग अपनी मस्ती में पूरी तरह डूब चुके थे। उन्हें खेलते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने स्पीकर आकर बंद कर दिया। जानवी और राहुल ने गुस्से से पलटकर देखा तो वहां पर अर्नब भाई खड़े थे। कुछ शर्म वरम आती है तुम लोगों को या नहीं? कुछ मैनर्स हैं या नहीं? मगर तुम लोग क्या जानो कि वो क्या चीज़ होती है। अब क्या हो गया? आपने हमें रात के वक्त बाहर जाने से मना किया है, अब तो हम घर के अंदर ही खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपको कोई मसला होना चाहिए। ये जवाब जानवी की तरफ से आया था। वो आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगा और फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए राहुल की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राहुल। बाकी सब तो हैं ही बेवकूफ़, लेकिन तुम मुझे बाकी सब में थोड़े समझदार लगते थे। लेकिन तुमने भी मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मोहल्ले में मौत हो गई है, उनका नौजवान बेटा मरा है और तुम लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो। और राहुल ने बेसाख्ता अपने माथे पर हाथ मारा। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। ब्रजेश अंकल का जवान बेटा जो पिछले 3 महीने से बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, आज उसे इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा मिल चुका है। बस अब याद आ गया ना, तो जरा सी गैरत खा लो और स्पीकर बंद कर दो। चलो जल्दी से सब लोग अंदर जाओ, हम स्पीकर के बिना ही खेलेंगे। इस खेल पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना? जानवी बोली। बिल्कुल पाबंदी है। खेल ख़त्म करो और जानवी तुम स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन सबको नज़रअंदाज करते हुए जानवी को हुक्म सुना था। वो वहाँ से जा चुका था। वो लोग जो थोड़ी देर पहले तक बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, एक्साइटेड थे, उनका मूड अब बुरी तरह ख़राब हो चुका था। यार ये इंसान हमें कभी खुश देख ही नहीं सकता। धौंस तो ऐसे जमाता है जैसे इस हवेली का मालिक है। पता नहीं हमारे माँ बाप और दादी ने इस गैर लड़के को इतना सर क्यों चढ़ाया हुआ है। सोनिया ने गुस्से से स्पीकर को लात मारी और अपने कमरे में चली गई। बाकी कजिन्स भी वहाँ से चले गए थे। मुझे तो लगता है तुम्हारे होने वाले पतिदेव जी जल गए हैं। जाओ जाकर मना लो उन्हें। रजत ने भी मुंह बनाते हुए जानवी को चढ़ाया था। चोंच बंद करो अपनी। जानवी ने गुस्से से रजत को घूरा। उसका तो मैं आज मुंह तोड़ दूंगी, वो कहती हुई गुस्से से स्टडी रूम में दाखिल हुई थी, जहां अर्नब इधर से उधर घूमते हुए जानवी का ही इंतजार कर रहा था। चेहरे पर वही पुराना रौब और दबदबा था जिसे देखकर हर कोई सहम जाया करता था। जानवी जो इस कदर गुस्से में अंदर दाखिल हुई थी, उसकी बोलती एक पल में ही बंद हो गई थी और चुपचाप उंगलियां मरोड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। अर्नब उसे सामने खड़ा देखकर एक गहरी सांस लेता है और बोलना शुरू करता है। देखो जानवी, मैं तुमसे शादी करने पर तुम पर दबाव नहीं डाल रहा। मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त और दे रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से सोच समझ लो। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। इस 1 महीने में तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। इस 1 महीने में तुम अच्छी तरह से गौर करो और मुझे भी समझने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि तुमने मेरे बारे में अपने दिमाग में एक गलत परसेप्शन बना लिया है। वो दोबारा से शादी के हवाले से बात कर रहा था। देखिए अर्नब भाई, व्हाट? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है लड़की? तुम्हारी और मेरी शादी की बात चल रही है और तुम मुझे भाई कहकर बुला रही हो। सॉरी अर्नब मेरा मतलब है अर्नब जी, वो बस बचपन की आदत है, इसलिए मुंह से निकल गया। देखिए मैं आपको साफ बता रही हूँ, मैंने जो फैसला किया है वो मैं कर चुकी हूँ और मुझे आपकी जात से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आपसे शादी करना तो दूर की बात, मैं आपका नाम सुनना भी पसंद नहीं करती हूँ। जानवी ने 2 टूक अंदाज में जवाब दिया और अर्नब ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। मैंने कहा है कि तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। इस 1 महीने में तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी और अगर मैं आपको समझ न सकी तो
उसने उम्मीद भरी नज़रों से अर्नब को देखते हुए कहा, तो फिर तुम्हें 1 महीने का वक्त और दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। वो जानता था वो इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस लड़की से मोहब्बत करता था और वो अपनी मोहब्बत को कैसे मजबूर कर सकता था। जबकि जानवी गुस्से से पैर पटकती हुई अर्नब के कमरे से बाहर निकल आई थी और वो उसके गुस्से से तमतमाते चेहरे को याद करके हल्का सा मुस्कुरा दिया था। एक बार शादी करके मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ, इस कदर खुशियाँ और प्यार दूंगा कि तुमसे संभाले नहीं संभाला जाएगा। मैं जानता हूँ मेरी खामोश तबीयत की वजह से मेरी छवि तुम्हारे मन में अच्छी नहीं बनी है, लेकिन मैं भी अपने सीने में एक नरम दिल रखता हूँ और उस दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चाहत बसी हुई है। आंखें बंद करके जानवी को सोचते हुए वो चुपचाप बेड से टेक लगाकर बैठ चुका था। दादी माँ, मैं अर्नब भैया से शादी नहीं करना चाहती। अरे भगवान से कुछ तो डर बेटी, वो तुम्हारा होने वाला पति है। दादी माँ आप बस, मैंने तुम्हारी बात सुन ली और तुम्हारे फैसले की इज्जत भी कर ली, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि जो भी मैं तुम्हारे लिए फैसला करूंगी तुम्हें मंजूर होगा। अर्नब से अच्छा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दादी, वो मेरे लायक नहीं है। मेरी जान, वो तुमसे 100 गुना बेहतर है। और वो मुंह खोले दादी माँ के चेहरे को ऐसे देख रही थी जैसे उसे अपनी दादी से ऐसी उम्मीद ना हो। दादी, आप एक बात सच सच बताइए, वो रो देने वाले अंदाज में बोली थी। हाँ पूछो बेटा, मैंने कभी आज तक तुमसे कुछ छुपाया है जो आज मैं झूठ बोलूँगी? आप सच में मेरी दादी हैं ना, या फिर आप मुझे कहीं से उठाकर लाई हैं? वो रोते रोते दादी के घुटनों से लगकर बैठ चुकी थी। अर्नब जैसे खड़ूस बंदे से शादी करने में ही उसकी जान जा रही थी। जिस इंसान को एक पल सहन नहीं कर सकती थी, पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजारेगी, यही सोचकर जानवी की जान निकल रही थी। कैसी बातें कर रही हो जानवी बेटा, तुम्हारी ही दादी हूँ। पहली बार तुमने मेरी ही गोद को महसूस किया था। तो फिर दादी, अब मेरी बजाय उस अजनबी लड़के की साइड आप क्यों ले रही हैं? अरे वो अजनबी थोड़ी है, बचपन से देखा भाला बच्चा है और कितना भला संस्कारी। आज के ज़माने में ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं, और फिर कितना खूबसूरत, कितना हैंडसम, और न जाने कितनी लड़कियां तो उसके सपने सजाए बैठी हैं। और तू है कि इतने अच्छे रिश्ते के लिए मना कर रही है। दादी माँ, सिर्फ खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। एक लड़की अपने होने वाले पति में और भी बहुत कुछ देखती है। मैं सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं कर रही जानवी, अर्नब एक संपूर्ण मर्द है जो अपनी पत्नी को बहुत खुश रख सकता है। बस अब 1 हफ्ते बाद तुम्हारा और उसका विवाह हो जाएगा। तो इसका मतलब बाकी कजिन जो कह रहे थे वो सब सच था? आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया और बस मुझे हुक्म सुना रही हैं? अगर आपको यही सब कुछ करना था तो पहले मुझे झूठी उम्मीद क्यों दी थी? आप मुझसे ज़बरदस्ती तो कर लेंगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दादी, मैं उसे कभी भी पति की तरह इज्जत नहीं दूंगी। उंगली उठाकर धमकी भरे लहजे में कहती वो वहाँ से जा चुकी थी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। जिस इंसान से वो हमेशा दूर भागती थी, वही इंसान अब उसकी किस्मत में हमेशा के लिए शामिल होने जा रहा था। इससे बड़ा और क्या न्याय हो सकता था? उसे वो अच्छी तरह याद था जब वो हर काम अर्नब से छुप कर क्या करती थी। उसे डर रहता था कि कहीं अर्नब को पता न चल जाए, क्योंकि वो सिर्फ खुद ही उसे नहीं डांटता था बल्कि घर वालों से भी डांट लगवाता था, और वो ये सब उसकी भलाई के लिए ही तो करता था, क्योंकि अर्नब को अंदाजा था जानवी तब तक नहीं रुकती जब तक कि घर के बड़े उसकी हरकतों के बारे में जान न लें। अगले दिन जब वो तैयार होकर बाहर निकली, सामने ही अर्नब अपनी कार स्टार्ट किए खड़ा था। गाड़ी में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, उसने 2 टूक अंदाज में कहा और दरवाज़ा खोल दिया। जानवी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, मगर फिर मजबूरी में उसे कार की आगे वाली सीट पर बैठना पड़ा, लेकिन मुंह गुस्से से बुरी तरह फूला हुआ था। उसका ये नाराज नाराज सा रूप भी अर्नब के दिल में उतरता जा रहा था। एक बात बताओ जानवी, अर्नब ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसकी ओर सवालिया नज़रों से देखा था। तो मुझे पसंद क्यों नहीं करती? क्योंकि आप एक नंबर के अकड़ू इंसान हैं। आपके अंदर ज़िंदगी को एंजॉय करने की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। इतना सब कुछ तुमने मेरे बारे में जान लिया, मगर मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी एक दूसरे से ढंग से बात भी किए हैं। इंसान को देख कर ही अंदाज़ा लग जाता है कि वो कितना पानी में है। वो उसे सिर से लेकर पैर तक गहरी निगाहों से घूरती हुई बोली थी, और अर्नब जोर से हंस पड़ा। तो फिर तुम्हें मेरे बारे में जरा भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। वो उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी तपिश थी जिससे जानवी का शरीर अब कांपने लगा था।
अगले ही पल अर्नब ने उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए हल्के से दबा दिया था और जानवी बुरी तरह हड़बड़ाई थी। इस बात की उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्नब उसका यूं हाथ पकड़ लेगा। जानवी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल अर्नब ने उसका हाथ ऊपर उठाते हुए उस पर अपने होंठ रख दिए थे और जानवी का दिल जोरों से धड़क उठा था। तुम्हारी नज़र में ज़िंदगी को एंजॉय करना क्या होता है, मुझे बता दो, ताकि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दूं। वो शरारत से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था और जानवी की तो जान लबों पर आई थी। उसने एक झटके से अपना हाथ उसके हाथों से खींचा था और शर्म से चेहरा लाल लिए वो खिड़की के बाहर देखने लगी। उसे अपने दिल की हालत बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। वो अर्नब से शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अर्नब जरा सा उसके करीब आ जाता तो उसकी धड़कनें बुरी तरह शोर मचाने लगती थीं। गाल शर्म की वजह से गुलाबी पड़ने लगते थे। उसके चेहरे की लाली अर्नब की निगाहों से छुपी नहीं रह सकी थी। उसके लबों पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान आई थी। अभी तो मैंने सिर्फ प्यार से तुम्हें जरा सा छुआ है और तुम्हारी ये हालत हो गई। सोचो, जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारी खूबसूरती में पूरी तरह डूब जाऊँगा, अपनी शिद्दतों से तुम्हें तर कर दूँगा, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। नाजुक सी जान है तुम्हारी, लेकिन पति चाहिए तुम्हें रोमांटिक मिजाज। तुमने मुझे अभी ठीक से जाना नहीं है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जितना मैं रोमांटिक हूं उसका 1% भी तुम मुझे सह नहीं पाओगी। वो उसके कानों के पास आकर धीमे से बोला था तो जानवी को एक झटका सा लगा। दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार हुआ था। पलकें शर्म से लरज उठी थीं, गाल बुरी तरह दहकने लगे। उसे अर्नब से इस तरह की बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की थी। चिंता मत करो, सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। 1 हफ्ते के बाद तुम सब कुछ अच्छे से खुद ही समझ जाओगी। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, ये मैं आपको साफ बता चुकी हूँ। उसकी सुई फिर से वहीं पर जाकर अटक गई थी। इस बार अर्नब ने उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। हमारी जोड़ी तो पहले ही तय हो चुकी है, तुम मेरे भाग में लिखी जा चुकी हो। अब मौत के अलावा हमें कोई दूसरा जुदा नहीं कर सकता। आपको तो मुझसे नफरत थी ना, आपको मैं अच्छी नहीं लगती थी, आप तो हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहते थे, फिर अचानक आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। तुम जितने भी सवाल कर रही हो ना, उन सब का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। उन सवालों के जवाब पाने के लिए तुम्हें हमारी शादी की रात का इंतजार करना पड़ेगा। उस रात मैं तुम्हें एक एक बात विस्तार से बताऊंगा, तुम्हारे सारे गिले सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। वो उसके हाथों को दोबारा से पकड़ते हुए बोला तो जानवी ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके दिल की हालत अब थोड़ी थोड़ी बदल चुकी थी। पहली बार अर्नब उसके इतना करीब आया था और पहली बार उसने इतने भावुक शब्द कहे थे। जब वो कॉलेज के अंदर आई, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। रीना ने जब अपनी दोस्त को इस हाल में देखा तो बिना रुके पूछ बैठी, क्या हुआ जानवी, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे किसी ने दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है तुम्हारे ऊपर। बस समझ लो कि ऐसा ही हुआ है। एक इंसान को जबरदस्ती मेरी किस्मत से बांधा जा रहा है। घर वालों ने मेरी सगाई अर्नब से कर दी है। यार तुम जानती हो ना मुझे उससे कितनी नफरत है। मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती और अब सारी ज़िंदगी मुझे उसी के साथ गुजारनी होगी। तो तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, सिंपल। मैंने इनकार करके देख लिया है मगर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर ठीक है, आओ तुम्हारे अर्नब जी को अच्छे से फंसाते हैं। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी ना, राइट। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होने दूंगी। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और वादा करो तुम मेरा साथ दोगी। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो अर्नब का खेल ख़त्म कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तुम्हें इनकार भी नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारी शादी भी अर्नब से टूट जाएगी। क्या तुम सच कह रही हो? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? वो एकदम जोश से बोली। कई दिनों से जो तनाव उसके मन में था अब वो थोड़ा सा हल्का हो चुका था। रीना उसे हमेशा से इसी वजह से पसंद थी। वो उसकी हर मुश्किल का हल मिनटों में निकाल देती थी। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और तुम जानती हो मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। उसने गर्व से अपने कॉलर को झाड़ते हुए कहा तो दोनों हंस पड़ी। लेकिन रीना, तुम ये काम कराओगी कैसे? क्योंकि मेरे घर वाले तो तुम्हें अच्छे से जानते हैं। चिंता मत करो, मेरी एक कज़िन है, मैं उससे बात करूँगी। वैसे भी वो इस तरह के कामों में अच्छे से माहिर है। वो तुम्हारे अर्नब जी को फंसा लेगी, फिर हम उसकी वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे। इस बात से तुम्हारी जान उससे छूट जाएगी। अगर अर्नब उस लड़की के जाल में नहीं फंसा तो हम क्या करेंगे?
क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। एक नंबर का खड़ूस और लड़कियों से दूर भागने वाला इंसान है। पता नहीं उसे मुझ में ऐसा क्या नजर आया जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। यार ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर मर्द खूबसूरती का दीवाना होता है। और तुम जानती हो कि मेरी कजिन कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, वो किसी को भी अपने पीछे लगा सकती है। चलो यार ठीक है, फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है, वो जोश में चिल्लाते हुए बोली। दोनों ही इस प्लान को लेकर बेहद एक्साइटेड थीं, लेकिन वो ये नहीं जानती थीं कि वे दोनों अभी इस खेल की नौसिखिया खिलाड़ी हैं। शादी के दिन धीरे धीरे करीब आते जा रहे थे। अब शादी में सिर्फ 4 दिन बचे थे। लंदन से अर्नब की पूरी फैमिली आ चुकी थी। उसके पापा सुनील मेहरा, उसकी माँ सबिता मेहरा और उसकी बहन टीना मेहरा इस वक्त संजय मल्होत्रा की हवेली में ही रुके हुए थे। अर्नब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके दिमाग में जानवी की बातें गूंज रही थीं। आज सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए निकला तो उसे अपनी बहन टीना के कमरे से कुछ शोर सुनाई दिया। वो आवाज़ लाखों में पहचान सकता था। उसकी होने वाली पत्नी किसी बात पर नाराज हो रही थी और जोर जोर से कुछ बोल रही थी। न चाहते हुए भी वो उसी तरफ चला गया था और उसकी बातें सुनने लगा। लेकिन जानवी, तुम भैया से शादी के लिए इनकार क्यों कर रही हो? कितने प्यारे से तो हैं भैया, इतने लविंग केयरिंग, हर किसी का ख्याल रखते हैं। और मैं तो उनकी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल सगों की तरह मुझे प्यार करते हैं। टीना अपने भाई की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर रही थी और जिसे सुनकर अर्नब के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। उसे सच में अपनी ये छोटी सी बहन बहुत प्यारी थी। सगे सौतेले का फ़र्क वो नहीं करता था। जबकि टीना की बात पर जानवी ने बुरा सा मुंह बनाया था। भीतर से जानवी की गुस्से से भरी आवाज़ अर्नब को सुनाई दी। तुम जानती हो ना, तुम्हारा भाई बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। मैं उस इंसान के साथ कैसे ज़िंदगी बिताऊंगी? यार सच में वो बहुत बोरिंग है। और तुम जानती हो ना कि मुझे रोमांटिक लोग पसंद हैं। तुम प्लीज़ अपने माँ बाप से बात करो ना, वो बिल्कुल भी मेरे जैसे नहीं है और मैं उसके जैसे आदमी के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती। सॉरी जानवी भाभी, मैं आपकी इस बात में मदद नहीं कर सकती। टीना ने साफ हरी झंडी दिखा दी थी और जानवी मुंह बिसूर कर रह गई। जबकि बाहर खड़े अर्नब के होंठों पर एक दिल फरेब सी मुस्कान आई थी। मेरी छोटी सी नाजुक सी जान को रोमांटिक पति चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच, देखना ऐसा रोमांस करूंगा कि जिंदगी भर उस रोमांस को भूल नहीं पाओगी। वो अपने निचले होंठ को दांतों से कुचलता हुआ धीरे से बड़बड़ाया था और फिर चुपचाप दबे कदमों वहां से निकलता हुआ अपने ऑफिस चला आया। और अभी भी ऑफिस में बैठा हुआ सिर्फ जानवी के बारे में ही सोच रहा था। उसने घर का कोई भी बड़ा छोटा ऐसा नहीं छोड़ा था जिससे उसने विनती न की हो, मगर सबका यही कहना था कि वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हैं। देखना तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। अब उसने अपनी दोस्त रीना की मदद लेने का फैसला कर लिया था। रात के 11 बजे का वक्त था। अर्नब अपने कमरे में लेटा हुआ था और एक किताब पढ़ रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा एक अजनबी नंबर से कॉल आ रही थी। वो आमतौर पर अनजान नंबर के कॉल रिसीव नहीं करता था, मगर कुछ सोचकर उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ एक बेहद मधुर और खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। किसी लड़की की आवाज़ थी। एक पल के लिए तो वो उस आवाज़ के जादू में खो गया था, मगर अगले ही पल वो होश में आया। जी मैडम, आपको क्या काम है? किससे बात करनी है आपको? वो कुछ सख्त अंदाज में बोला ताकि सामने वाला समझ जाए कि रात के इस पहर किसी शरीफ आदमी को परेशान करना अच्छी बात नहीं, मगर शब्द जैसे उसके मुंह में ही कहीं अटक कर रह गए थे। शायद वो उस आवाज़ का असर था। सामने भी एक चालाक लड़की मौजूद थी। तुरंत अपनी मीठी आवाज़ में बोली थी कि बात तो आपसे ही करनी है। अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ क्या? लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप हैं कौन? तो मैंने कौन सा आपको पहचाना है? बस बोर हो रही थी और टाइम पास करने के लिए मैंने रॉन्ग नंबर पर कॉल लगा दी। ऐसा करने से पता है क्या होगा? हम दोनों की ज़िंदगी में जो भी तनाव है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। ना आप मुझे जानते हैं और ना मैं आपको। थोड़ी देर हम एक दूसरे से अपने अपने गम हल्के कर लेंगे और फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं सही कह रही हूँ ना? लेकिन लड़की, मेरी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो है ना। तुम क्या जानो मैं कितनी दुखों की मारी लड़की हूँ। सामने मौजूद लड़की ने तुरंत अपनी आवाज़ में मासूमियत और दुख समाते हुए कहा था। अगर आप एक मजबूर दुखी लड़की का दुख कम कर सकते हैं तो ये तो पुण्य का काम हुआ ना। क्यों, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे कौन से दुख हैं? न चाहते हुए भी वो पूछ बैठा था और वो बातों ही बातों में उसे उझालती चली जा रही थी। करीब 3 घंटे तक वो उसी लड़की से बातें करता रहा और होश तब आया जब उसका अलार्म बजा था। सुबह के 5 बज चुके थे। उसने जिम के लिए अलार्म लगाया हुआ था।
उसने उस लड़की से माफ़ी मांगी और जल्दी से फ़ौरन फ़ोन रख दिया। अगले दिन तय वक्त पर उसी लड़की की फिर से कॉल आ गई थी। इस दौरान अर्नब की पूरी तवज्जो जाह्नवी से हट चुकी थी। कुछ तो था उस लड़की की बातों में जो वो उसकी बातें सुनने पर मजबूर हो जाता था। यार, मैंने तो पहले ही तुम लोगों को बताया था कि तुम्हारा मंगेतर एक नंबर का आशिक मिजाज इंसान है। जितना वो सबके सामने शरीफ बनता है ना, असल में वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो कैसे उस लड़की के पीछे पागल हो गया है, रीना ने नाक भौं चढ़ाते हुए कहा। जाह्नवी इस समय उसी के घर में बैठी हुई थी। उनकी वो कजन भी वहीं थी जो अर्नब को रात को बात किया करती थी, और वो सब अर्नब को लेकर ही बातें कर रहे थे। बस यार, मैं तो सबको पहले से ही ये बातें कहती रही हूँ, मगर कोई भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता। तुम बस एक बार उसके मुंह से आई लव यू टू निकलवा लो, और प्लीज़ रिकॉर्डिंग करना मत भूलना। मैं कसम खाकर कहती हूँ, उसे पूरे ख़ानदान के सामने जलील करके रख दूंगी। फिर वो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। पता नहीं खुद को समझता क्या है, आया कहीं का बड़ा राजकुमार, जाह्नवी ने चिढ़ते हुए कहा। उसने मुझे कुछ ही दिनों में मिलने के लिए बाहर बुलाया है, रीना की कजन ने मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों खुशी से चीख पड़ी। ठीक है, तुम उससे मिलने जाना। इस दौरान हम तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींच लेंगे और फिर वो तस्वीरें मैं दादी माँ को जाकर दिखाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि आपका होने वाला संस्कारी दामाद कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। जाह्नवी एकदम जोश में चिल्लाई थी। हाँ हाँ, ज़रूर ऐसा ही करेंगे, बस तुम दुआ करो कि सब कुछ ठीक से निपट जाए। वैसे सच बताऊं, न जाने क्यों वो लड़का मुझे अब अच्छा लगने लगा है यार। कोई भी फालतू बात नहीं करता, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है उसकी। मुझे तो लगता है मेरी आवाज़ की उसकी आवाज़ के आगे कोई अहमियत ही नहीं है। जिस तरह की भारी और दिल को छू लेने वाली आवाज़ है उसकी, मेरा तो दिल डूबने लगता है। रीना की कजन अब बुरी तरह से अर्नब पर फिदा हो चुकी थी। रीना और जाह्नवी ने एक दूसरे को बड़े शरारती अंदाज में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अगर वो तुम्हें इतना ही पसंद आ गया है तो उससे तुम शादी कर लो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। वैसे भी अपने जाल में तो तुम उसे फंसा ही चुकी हो, अब उससे शादी भी कर लेना। काफ़ी देर तक भी आपस में बैठी बातें करती रहीं। जब जाह्नवी घर लौटी तो उसका मूड बेहद अच्छा था। उसने जैसे ही अर्नब को सीढ़ियाँ उतरते देखा तो मुस्कुराते हुए हेलो कहा था, और अर्नब तो हैरान रह गया था कि आज जाह्नवी को क्या हो गया है। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्योंकि जब भी तुम मुझसे बात करती हो तो लगता है जैसे काट खाओगी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, जाह्नवी ने खुशनुमा अंदाज में जवाब दिया। मगर वो ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकती थी। बस 2 दिन बाद ही दोनों का विवाह हो जाना था। जी जी, ऐसा ही है, बाकी सब भगवान की मर्जी। वो बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए वहाँ से चली गई। उसने अपनी कजन की शादी भी मिस कर दी थी। वो उसमें शामिल नहीं हुई थी, बल्कि घर पर ही रुकने का फैसला किया था, क्योंकि उसके सिर में तेज़ दर्द हो रहा था। वो लिविंग रूम में बैठकर उस दिन टीवी देख रही थी, तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा कि रीना की कजन की ओर से वीडियो कॉल आ रही थी। उसने बड़े उत्साह से कॉल उठाई, मगर सामने जो चेहरा था उसे देखकर तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। हेलो माय लेडी, माय लव, माय लाइफ, कैसी हो? वो और कोई नहीं बल्कि अर्नब ही था। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिरा था। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया, मगर सामने का मंजर अब भी वही था। अर्नब मेघा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। देखा, छोटी सी नादान लड़की, अर्नब ने कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैंने तुम्हें हर तरह से समझाया और चेतावनी भी दी थी कि कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना अपने जाल में खुद ही फंस जाओगी। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जाह्नवी ने मासूम बनते हुए कहा। तभी अर्नब ने एक रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें उसकी आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। यार, तुम किसी तरह से अर्नब को फंसाओ, फिर मैं उसे पूरे घर वालों के सामने जलील करूँगी। मेरी जान, मैंने तुम्हारे मोबाइल में एक डिटेक्टर कनेक्ट किया हुआ था। अब जो भी बातें तुम करती थीं मुझे साफ सुनाई देती थीं, क्योंकि इतना तो मुझे पहले ही अंदाज़ा था, तुम बिना कोई चालाकी किए रह ही नहीं सकती हो। तुमने दोबारा किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो मैं सच कहता हूँ कि दादी को सारी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। फिर सोचो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी सब लोगों पर। सब लोग तुम पर कितना भरोसा करते हैं, सबको तुम पर विश्वास है, सब तुम्हारी इज्जत करते हैं। अगर उन्होंने ये सब सुन लिया तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें फिर भी वही सम्मान देंगे? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो डरती हुई बोली थी। मैं एक शर्त पर नहीं करूँगा, अर्नब ने सख्त लहजे में कहा। अगर तुम बिना किसी हंगामे के चुपचाप मुझसे शादी के लिए राजी हो जाओ और मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ।
उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर इस बार उसने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना था। ठीक है, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये कहकर उसने गुस्से से कॉल काट दी। वो अर्नब को फंसाना चाहती थी, लेकिन खुद बुरी तरह फंस चुकी थी और अब ऐसी फंसी थी कि निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ बुरा होता है। आंसू उसकी आंखों से चुपचाप बहते जा रहे थे। इस बार जो उसके साथ हुआ था वो जानती थी अब उसे मरते दम तक चैन नहीं मिलेगा। शादी का दिन आ गया था, लेकिन जब उसने शादी की सजावट देखी तो उसका दिल एक बार फिर खुशी से खिल उठा। उसने जो कुछ सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत ही रोमांटिक सफ़ेद और लाइट ब्लू रंग की थीम रखी गई थी और ये सारा इंतजाम हवेली के पिछले हिस्से में किया गया था। उसने खुद किसी भी तैयारी में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि वो अपने कमरे में बंद हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था सब कुछ बहुत ही सादगी से होगा। एक नंबर का खड़ूस और बोर इंसान किसी को भी अपने शौक पूरे नहीं करने देगा। लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई थी। उसी समय अर्नब हवेली के अंदर से दाखिल निकल हुआ था और जब उसने अपनी होने वाली पत्नी के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसका दिल भी खुशी से भर गया। वो लड़की उसके लिए उसकी पूरी दुनिया थी, जिसकी खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसने अपने लिए शादी का जोड़ा तक पसंद नहीं किया था, लेकिन जो जोड़ा उसके लिए मंगवाया गया था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कभी अपनी कजिन के सामने अपनी ख्वाहिश के रूप में जिक्र किया था। अर्नब ने उसी कजिन से उसकी पसंद के बारे में पूछा था और वही जोड़ा उसके लिए मंगवाया था। वो जोड़ा लगभग 5 लाख का था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे खरीद लिया था। घर के बड़े लोगों ने उसे इस बात पर डांटा भी था कि क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की, मगर उसके लिए उसकी पत्नी की खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। अगर उसकी पत्नी को वो लहंगा पहनकर खुशी मिल रही थी तो इसका मतलब था उस लहंगे की कीमत वसूल हो चुकी थी। उसने तैयार होकर जैसे ही खुद को आईने में देखा तो ऐसा लगा जैसे आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। उसका दिल पहले बहुत बेचैन और उदास था, लेकिन अब इन सारी तैयारियों को देखकर वो थोड़ी सी राहत महसूस कर रही थी। मगर एक बात अब भी उसे अंदर से परेशान कर रही थी। अगर अर्नब ने उसके किए का बदला लिया तो, या अगर वो बाकी वैसा ही कठोर इंसान निकला जैसा वो समझती थी, तो वो आगे जीवन कैसे बिताएगी। उसका विवाह बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ था और अब वो जानवी अर्नब बन चुकी थी। शादी में रीना और उसकी कजन मेघा भी आई हुई थी। न चाहते हुए भी जानवी का ध्यान मेघा और अर्नब पर ही लगा हुआ था। मेघा तो अर्नब के आसपास ही मंडरा रही थी और ये देखकर जानवी के दिल पर जैसे सांप लौट रहे थे। उसे मेघा का अर्नब के करीब आना आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ऐसा क्यों था वो खुद भी नहीं जानती थी। उसका दिल धक से रह गया जब स्टेज पर मेघा ने शरारत में आकर अर्नब की गोद में बैठने की हिमाकत कर दी और अर्नब भी उसकी कमर में बाहें डाल चुका था। एक ठंडी लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई और वो हल्के हल्के कांपने लगी। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल था। मिस्टर अर्नब, कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा है ना तुम्हें इस परकटी कबूतरी के साथ रोमांस करने का? सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए सोचा था। जब वो कमरे में पहुंची तो अंदर का दृश्य बाकी देखने लायक था। पूरा कमरा लाल गुलाबों से सजा हुआ था। दरवाजे से पलंग तक फूलों की एक सुंदर पगडंडी बनाई गई थी और पलंग पर गुलाबों से दिल का आकार बना था, जिसमें उसका और अर्नब का पहला अक्षर लिखा था। ये सब कुछ उसकी कल्पना के बिल्कुल अनुरूप था। जब अर्नब कमरे में दाखिल हुआ तो जानवी डर के मारे बेड से उठकर खड़ी हो गई कि यकीनन अर्नब अब उसे उसके किए की सजा देगा। उसे क्या पता था कि रीना का बनाया गया प्लान उसी के गले की हड्डी बन जाएगा। उसे इस तरह डरता देखकर अर्नब चौंका था। जानवी, इतना डरने की क्या ज़रूरत है? मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मर्जी के बिना कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। अर्नब की बात सुनते ही जानवी के चेहरे से डर जाता रहा। वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगी। बोलो जानवी, कुछ कहना चाहती हो? अर्नब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं थी। मैं ये शादी टालने के लिए सब बहाने बना रही थी, लेकिन शादी से बचना क्यों चाहती थी? इसीलिए ना कि मैं ज़्यादा रोमांटिक नहीं हूँ और तुम्हें रोमांटिक पति चाहिए था। अर्नब ने हल्के से हंसते हुए अपनी घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रखते हुए जानवी से पूछा। हाँ, ये बात भी थी, लेकिन असली वजह कुछ और थी। मैं अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी ये जिद ये कहकर तोड़ दी कि शादी के बाद भी पढ़ाई की जा सकती है। लेकिन मुझे पता है शादी के बाद कोई नहीं पढ़ता, सब घर गृहस्थी और बच्चों में उलझ जाते हैं। मुझे पता है शादी के अगले साल ही बच्चा हो जाता है
अब मेरी सहेली को ही देख लो, उसके घर वालों ने कहा था कि शादी के बाद पढ़ लेना। शादी हो गई और जब उसके एग्ज़ाम होने वाले थे तभी उसकी डिलीवरी भी का समय चल रहा था। बस छूट गई उसकी पढ़ाई बीच में ही, और बस इसीलिए मुझे ऐतराज़ था। अर्नब जोर से हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? तो तुम मुझे पहले बता देती। ये तो बहुत अच्छी बात है जानवी कि तुम पढ़ना चाहती हो, और मैं भी वादा करता हूँ तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? शौक से डॉक्टर बनो। मैं तुम्हारे सपने के बीच कभी नहीं आऊँगा। जब तक तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो जाता हम अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे। न हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और ना ही बच्चा होगा। अब तो खुश? जानवी हैरत से उसे देखती रह गई। कोई इतना महान कैसे हो सकता है? जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और सो जाओ। ये कहकर वो अपने स्टडी रूम में चला गया था और जानवी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। अगले दिन उनकी रिसेप्शन पार्टी थी और मेघा फिर से आई थी। आज भी वो कोई मौका नहीं छोड़ रही थी अर्नब के करीब आने का, जबकि जानवी अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। पार्टी होते होते काफ़ी रात हो चुकी थी जब मेघा अर्नब के पास आई। अर्नब, देखो ना, मेरा ड्राइवर मुझे लेने अब तक नहीं आया है। मैं घर कैसे जाऊंगी? तो उससे क्या करी हो, मुझसे कहो। मैं तुम्हें अपने ड्राइवर के साथ भेज देती हूँ, जानवी बोली। कैसी बातें कर रही हो जानवी? एक जवान लड़की को अकेले ड्राइवर के साथ भेज दोगी? तुम्हें पता है ना आजकल ज़माना कितना ख़राब है। वो मासूमियत की सारी हदें पार करते हुए बोली थी और जानवी दांत पीस कर रह गई। अर्नब प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो ना, बस आधे घंटे की तो बात है। वो ऐसे जिद कर रही थी जैसे वो उसकी कुछ लगती है। जानवी, मेघा सही कह रही है, हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। आखिर वो हमारी मेहमान है और हमारा फ़र्ज बनता है उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाना। चलो मेघा, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और जानवी का तो तन बदन गुस्से से कांपने लगा था। अर्नब उसे कितनी लगन से छोड़ने जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो लौट आया था, तब तक जानवी भी रूम में चली गई थी। जानवी अब उसका कमरे में आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका गुस्सा अब भी आसमान पर था। जैसे ही अर्नब कमरे में दाखिल हुआ, जानवी ने तेज आवाज़ में कहा, बहुत अच्छे, अब मेहमानों को घर तक छोड़ना भी तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है। अर्नब समझ गया था कि अब तूफान आ चुका है। जानवी, मेघा अकेली थी। तो क्या हुआ? मैंने कहा था ना मैं उसे ड्राइवर के साथ भिजवा दूंगी। लेकिन तुम्हें तो बस हीरो बनने का शौक है ना, हर लड़की के लिए महान बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। भले ही जानवी ने अर्नब से शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वो उस पर सिर्फ अपना हक समझती थी। कोई और आकर उस पर अपना दावा कैसे कर सकता था? उसका दिल चाह रहा था या तो उस लड़की को ख़त्म कर दे या फिर अर्नब को। आज पूरा दिन अर्नब उस पर कटी कबूतरी के साथ बिजी रहा था और ये जानवी को अंदर तक चुभ गया था। उसकी आंखें भर आई थीं। वो सीधी हुई और अर्नब की ओर देखने लगी, जो अपने माथे पर हाथ रखे अब आराम से सो चुका था। अब तो उसका ये सोना भी जानवी को हजम नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे खिसक कर अर्नब के पास आ गई थी और हल्के से उसे छूने लगी, जैसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। उसकी नज़दीकी से अर्नब चौंका था, लेकिन सांस रोके लेटा रहा, कुछ भी नहीं बोला था। अगले ही पल जानवी धीरे धीरे उसके और भी करीब हुई थी, यहाँ तक कि उसकी धड़कनें अर्नब के कंधे को छूने लगी थीं और अर्नब के पूरे तन बदन में एक ज्वाला सी भड़क उठी थी। क्या मसला है तुम्हारा जानवी? क्यों पास आ रही हो? वो एकदम झुंझलाकर बोला था। अर्नब की इस कड़ी प्रतिक्रिया पर जानवी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कह न सकी, गला रुंध गया। वो चुपचाप उठी, तकिया उठाया और जाकर सोफे पर लेट गई। उसका ये रूप देखकर अर्नब माथा मसलता रह गया था। जानवी अपनी पीठ मोड़कर आंसू बहाने लगी, लेकिन जानवी का रोना भी अर्नब को सहन नहीं हो रहा था। एक गहरा सांस लेते हुए अर्नब उठा और उसके पास चला आया। उसे बाहों में भर लिया। छोड़िए मुझे। वो घबरा गई थी और हाथ पैर मारने लगी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्नब ने उसे सीधा बिस्तर पर लाकर छोड़ा। लड़ना है, रोना है, जो भी करना है यहीं करो, लेकिन बेड से नीचे मत उतरना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सख्त लहजे में बोला। क्यों नहीं जाऊँ नीचे? मेरी मौजूदगी से आपको दिक्कत हो रही है ना? पूरा बिस्तर चाहिए तो ले लीजिए। मैं अब से हमेशा सोफे पर ही सो जाया करूँगी, बल्कि कल ही दूसरा बेड भी मंगा लूँगी। वो गुस्से में क्या क्या बोल रही थी, बिना सोचे समझे उसे कुछ भी पता नहीं था। अर्नब ने गहरी सांस ली। जानवी, मैंने तुम्हें बेड पर सोने से मना नहीं किया, लेकिन तुम भी जानती हो कि तुम किस कदर मेरे करीब आ रही थी। इंसान हूँ मैं, अगर बहक गया तो फिर तुम मुझे ही इल्ज़ाम दोगी। जानवी ने मासूमियत से कहा। लेकिन मुझे बस आपके सीने पर सिर रखकर सोना था, वैसे जैसे बाकी कपल्स करते हैं।
बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगी जानवी, इससे आगे फिर एक तूफान आएगा जो तुम सह नहीं सकोगी। तुम समझ नहीं रही हो। अर्नब अब चिंता में था। तो आप समझा दीजिए ना, क्या मसला है? मैं आपके सीने पर सिर भी नहीं रख सकती, और वो परकटी कबूतरी तो आपके गले से ऐसे लिपटी थी जैसे पता नहीं क्या हो, और आप भी उसे अपनी गोद में बिठा रहे थे। वो अपने आंसू पोंछते हुए तिल मिलाकर बोली थी, मुझे भी आपके करीब होना है, आपके कंधे पर सर रखना है, आपकी बाहों में सुकून से सोना चाहती हूँ। बस बीबी हूँ आपकी, और बीबी के कुछ हक होते हैं। वो अपने बहते हुए आंसू और नाक पोंछते हुए सूं सूं करते हुए बोली थी। वो घुटनों के बल थोड़ा सा आगे को झुकी, और अर्नब अब चौंक कर उसे देखने लगा था। एक झटके में अर्नब ने उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। दोनों की धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो तुम्हें बीबी वाले हक चाहिए? अब अर्नब का लहजा गंभीर था। हाँ, बीबी हूँ तो बीबी वाला ही हक लूंगी ना, पति वाला हक लेने से तो रही। वो भी उसी गंभीरता से बोली। और अगर अगर इन हकों के बीच बच्चा हो गया तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? एक पल को कमरे में खामोशी छा गई। जानवी ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, आप मुझे उल्लू मत बनाइए, पास आने से बच्चा थोड़ी हो जाता है, इतना तो मुझे भी पता है। अच्छा, फिर बच्चा कैसे पैदा होता है ये भी बता दो। वो शरारत से अपने होठों को दबाता हुआ बोला था। उसके लिए तो पति पत्नी को। कहते कहते जानवी को एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल चुकी है, और जल्दी से अपने होंठ दांतों के नीचे दबा गई। अर्नब उसे देखता रह गया। वो जैसे उसकी मासूम बातों से फिर से एक बार हार गया था। जब नज़दीक आओगी तो एक तूफान खुद ब खुद आ जाएगा, और उस तूफान में वो सब कुछ हो जाएगा जो बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी होता है। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन गंभीर थी। अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा तूफान नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ा सा प्यार चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा प्यार चाहिए? और वो मासूमियत से सर हाँ में हिलाने लगी। अगले ही पल वो उसे तकिए पर हल्के से पटकता हुआ अपनी शर्ट उतार चुका था, और अब बादल बनकर उस पर छा गया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? वो एकदम घबराई हुई सी बोली। उसका दिल जैसे सीना तोड़कर बाहर आने को बेताब था। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा हूँ जो किसी और को नहीं दे सकता। तुम्हें वो एहसास दिला रहा हूँ जो सिर्फ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। उसके कानों में उसकी मीठी मीठी आवाज़ गूंजने लगी, जिससे वो कांप उठी। अर्नब ने उसके गालों पर अपने लब रखे, फिर थोड़ी पर प्यार से उसे छू लिया था। दोनों की धड़कनों का शोर एक दूसरे के कानों में गूंज रहा था। वो गहरी सांस लेकर आंखें खोलता हुआ बोला, बस इतना प्यार काफ़ी है या और आगे बढ़ूं? वो उसके नरम होठों को उंगलियों से छूते हुए बोला था। दिल बुरी तरह मचल रहा था उन होठों की नरमी चुराने के लिए, लेकिन उसने खुद को संभाला हुआ था। अब हमारा बच्चा हो जाएगा क्या? उसने मासूमियत से पूछा था, जिससे कि वो चौंक गया और फिर जोर से हंस पड़ा। नहीं, उस स्टेप से हम अभी काफ़ी दूर हैं, इसलिए अब आगे का इरादा छोड़ देते हैं। पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर बेबी प्लान करेंगे। उसके ऊपर से हटते हुए उसने उसे पीछे खींचते हुए उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। वो अर्नब के कंधे पर सर रखे उसके सीने के बालों में उंगलियां फंसाते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अर्नब, अगर बच्चा भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, हम पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आप मेरा और बच्चे का ख्याल रखोगे तो सब आसान हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा प्यार और चाहिए अर्नब, वो मासूमियत से बोली, क्योंकि उसका दिल अब अर्नब से दूर जाने को राजी नहीं था। इतने से प्यार से उसका मन भरा नहीं था, बल्कि उसके अंदर की आग और भी भड़क उठी थी। उसकी मासूम सी बातें अर्नब को बहुत प्यारी लगी थीं। वो उसके लबों पर धीरे से झुक गया और अपनी मोहब्बत की गहराई उसके अंदर उंडेलने लगा। धीरे धीरे उसकी नाइटी का ऊपरी गाउन हटाने लगा, और अर्नब के नरम गरम होठों का स्पर्श उसके जिस्म पर बारिश की तरह गिरने लगा। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गई थीं, और जब बेकरार होते हुए अर्नब ने उसकी मुलायम धड़कनों पर अपने होंठ रखे तो एक मचलती हुई सिसकी जानवी के होंठों से निकली थी। बस जानवी, अब और नहीं, इससे आगे बढ़ा तो सारी हदें पार कर दूंगा। वो उससे अलग होता हुआ गहरी सांसें ले रहा था, साथ ही वो उसे चेतावनी दे रहा था। मैं बहुत जुनूनी हूँ, बहुत रोमांटिक, मेरे रोमांस का 1% भी सह नहीं पाओगी। अंदर ज्वालामुखी सा जल रहा हूँ, अब रहम कर दो मुझ पर। और जानवी आज मान गई थी कि वो कितना रोमांटिक था, हर अंदाज कितना जानलेवा था उसका। वो उसके हर अंदाज की दीवानी हो गई थी। जानवी को उसने अपना दीवाना बना लिया था। वो फिर से उसके होठों का स्पर्श अपने वजूद पर चाहती थी, और अगले ही पल जानवी ने अपने नरम होठ अर्नब के गालों पर रख दिए थे। अर्नब तो पहले ही जज्बातों से भरा बैठा था। वो थोड़ा ऊपर उठा और जानवी के होठों को अपने लबों से कैद कर लिया। अब वो इस मोड़ पर थे कि दोनों का पीछे हटना नामुमकिन था।
जानवी ने भी खुद को उसके हवाले कर दिया था। गलती हो गई अर्नब, जो तुम्हें पहचानने में मैंने मिस्टेक कर दी। तुम तो बहुत जुनूनी हो, बहुत रोमांटिक, और अब मैं तुम्हें सहने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। वो उसके चौड़े सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। अर्नब उसे अपनी बाहों में समेटे जुनून में डूब गया था। जानवी की आंखों से 2 आंसू निकल पड़े, पर वो अब अर्नब का साथ छोड़ना नहीं चाहती थी। सुबह अर्नब बाहर खड़ा था और बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। जानवी यार, अब बाहर भी आ जाओ, कितनी देर लगाओगी बाथरूम में, मुझे भी जाना है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और जानवी बाहर निकली। वो पीले रंग के एक साधारण सूट में थी और उसकी आंखें भीगी हुई थीं। रो क्यों रही हो? ये निशान नहीं जा रहे अर्नब, सब देखेंगे तो क्या कहूँगी? उसने गर्दन पर बने लव बार्ड्स दिखाते हुए शिकायत की। उन्हें रगड़ रगड़ कर छुटाने की कोशिश में जानवी उन्हें और भी लाल कर चुकी थी। तुमसे किसने कहा कि ये रगड़ने से मिट जाएंगे? अर्नब ने माथा मसला और हंस पड़ा। मुझे रोमांस का पाठ पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा रोमांस का पाठ तुम भी पढ़ लेती। प्यार के निशान ऐसे नहीं जाते माय डियर वाइफ। वो उसके कंधों से पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने लाया था। अपने दिए गए शिद्दतों के निशानों को देखते हुए वो अपने होठों का कोना दांतों से दबा गया था। रात में वो कुछ ज़्यादा ही जुनून में भर गया था कि उसे जानवी की सिसकियां भी सुनाई नहीं दे रही थीं। लेकिन जानवी ने भी तो उसे खुद में इस तरह दबोचा हुआ था कि उसका मन ही नहीं हो रहा था जानवी से अलग होने का। अच्छा परेशान मत हो, ये मेकअप पड़ा है ना, इससे छुपाओ ये सारे निशान। और हाँ, आगे से अगर तुमने मुझे अरोमांटिक कहा तो इससे भी गहरे निशान दूंगा जो मेकअप से भी ना छुपें। वो उसकी ओर झुककर होठों को चूम गया था और होठों को एक और निशान दे गया था, जिससे जानवी हल्की सी चीख उठी थी। अब वो पछता रही थी कि उसने कभी अर्नब को गैर रोमांटिक समझा था, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी अर्नब सिर्फ उसका था और सबसे खास था। जैसा जानवी चाहती थी अर्नब बिल्कुल ही वैसा था। उसने जानवी को पूरी तरह सेटिस्फाई कर दिया था। साथ ही दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम दोनों एक दूसरे की संगत से दूर नहीं रहेंगे। बस अभी हमने बेबी प्लान नहीं करना। और ये फैसला करके दोनों सुकून से थे। दोनों की हर रात अब एक दूसरे की बाहों में गुजरती थी। अब तो जानवी को अर्नब की बाहों के बिना कहीं चैन ही नहीं मिलता था। घर वाले उसे चिढ़ाते थे कि कहाँ तो अर्नब से शादी नहीं करना चाहती थी और अब कहाँ उसके बिना एक पल भी नहीं रहती हो। और जानवी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ती थी, जिंदगी से भरपूर हंसी। हाँ, ये सच्चाई थी। उसे अर्नब चाहिए था, हमेशा हमेशा के लिए उसका प्यार चाहिए था, क्योंकि वो अर्नब के बिना अधूरी थी और उसके बिना अर्नब अधूरा था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।